इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट, ये डिराइव कर रहे हैं हम लोग, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट बोर्ड एग्जाम में आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो इसमें एक डाइपोल दिया हुआ है जिसमें माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, और इस डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे, जो कि डाइपोल के डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाया है। डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इधर होता है। तो इस डायरेक्शन से इसने थीटा एंगल बनाया है, तो उस एंगल पे जाकर और बताना है आर डिस्टेंस दूर कितना पोटेंशियल है, राइट। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। पोटेंशियल एक स्केलर है इसलिए डायरेक्ट ऐड कर देना है, तो प्लस के चलते पोटेंशियल होगा के को 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, है ना। के को क्या लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और क्यू डिवाइडेड बाई आर के जगह पर R1 लिखना पड़ेगा, R1, और ये माइनस क्यू है तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R2 लिखना पड़ेगा। ये डिस्टेंस चार्ज से डिस्टेंस, लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों का सम करेंगे तो इसमें कॉमन आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये रहेगा Q1/R1 और माइनस Q2/R2, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। अब कि R1 और R2 यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमको, R1 कितना होगा और R2 कितना होगा, राइट, इस फिगर से। तो ध्यान से देखेंगे इस फिगर में, तो ये वेक्टोरियली मुझे ऐड करना है। ये R1 रिजल्ट एज ए रिजल्टेंट वेक्टर कंसीडर करना है R1 को, राइट। तो अगर मैं इस वेक्टर को A वेक्टर को ऐसे बना दूँ A, और R वेक्टर जो कि गिवन है वो ऐसा वेक्टर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, ये QP रिजल्टेंट है कि नहीं, ये वाला क्या है रिजल्टेंट, जैसा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है ना, कि QP वेक्टर ये वेक्टर प्लस P या OP वेक्टर, इन दोनों का सम करने से क्या आएगा, इसका और इसका सम करने से ये वाला आएगा QP वेक्टर। फिर से इसको देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करने के लिए मैं सिखा रहा हूँ। मतलब दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का सम क्या होगा, QP होगा, राइट। तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला है, यानी R1 जो है उसका स्क्वायर कैसे दिया जाता है, रिजल्टेंट का स्क्वायर होता है फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर यानी A स्क्वायर, प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर, प्लस 2AR कॉस थीटा। कॉस, अब थीटा क्या होगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो ये हेड के ऊपर टेल है दूसरे का, एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल है, तो ये एंगल नहीं ले लेना है थीटा, इसको फॉरवर्ड करना है आगे डायरेक्शन में, तब सेकेंड की तरफ मोड़ना है। तो वो थीटा एंगल दिया हुआ था, तो ये 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं। इस फिगर में ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल थीटा था, तो फॉरवर्डेड डायरेक्शन टू सेकेंड वेक्टर, ये एंगल क्या होगा 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा लिखेंगे। और कॉस 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है तो कॉस का वैल्यू निगेटिव आने लगता है, तो ये कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से R1 स्क्वायर आएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया। तो इसीलिए इसने R1 को लिख दिया है, R1 के मैग्नीट्यूड को, R1 जो वेक्टर था उसके मैग्नीट्यूड को लिखा है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा। अब ये R1 क्या होगा, उधर रूट लग जाएगा जाके, पूरा अगर R1 आपको जानना है तो इन सब का रूट लग जाएगा आगे जाके, ठीक है। तो इस तरह से R1 मिल गया मुझे। अब क्या निकालना है R2, तो R2 बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम, माइनस Q से जो डिस्टेंस लिया गया है उसको क्या मानना है R2, ठीक है, ये R2 वेक्टर है। तो R2 वेक्टर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ऐसे कर सकते हैं, देखिए एक वेक्टर ये ले लेंगे ऐसे, और एक वेक्टर ये ले लेंगे, ठीक, तो उसका रिजल्टेंट ये वेक्टर हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले A ही ले लेते हैं और इसको एक वेक्टर ले लिए फर्स्ट वेक्टर, और इसको ले लिए दूसरा वेक्टर R को, तो जो तीसरा साइड बच गया वो क्या हो गया, उसका रिजल्टेंट हो गया कि नहीं। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे देते हैं, R2 नाम है इसका, तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर जो कि R है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2AR, और दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, फॉरवर्डेड डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर, ऐसे निकालते हैं एंगल। तो ये थीटा एंगल है, तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा डायरेक्ट ही है इस बार, तो प्लस ही रह गया, 180 माइनस समथिंग थोड़े है कि हम उसको चेंज करेंगे, तो ये डायरेक्ट मिल गया मुझे A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 2AR कॉस थीटा। तो इसीलिए इसने R2 का वैल्यू लिखा है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा। अब हमको R1 भी मिल गया है और R2 भी इसमें मिल गया है कि नहीं। अब इन दोनों वैल्यू को R1 और R2 को सब्सटीट्यूट करना है, कहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, इसमें पोटेंशियल वाले इक्वेशन में, लेकिन उसके पहले और ये सिंप्लीफाई करके यहाँ पे रख लिया है।
तो R1 यहाँ पे R1 स्क्वायर है, उसमें इस पूरे टर्म में R1 स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो कॉमन लिए R1 स्क्वायर, तो इसमें 1 बचा और इसमें 2AR cos थीटा था, जबकि बाहर हम R स्क्वायर ले लिए हैं तो एक R नीचे आएगा, तो 2A cos थीटा बाई R, और इसमें A स्क्वायर बाई R स्क्वायर कॉमन लेने से ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये R स्क्वायर बाहर रहा, 1 माइनस 2A cos थीटा बाई R, ये टर्म नेग्लिजिबल हो गया। इसको नेग्लेक्ट क्यों कर दिए? क्योंकि उसने बोला है कि R का वैल्यू बहुत ज़्यादा है A से, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो ये लार्ज नंबर से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो ये बहुत कम आएगा, 0.00 ऐसे आएगा, नेग्लिजिबल नंबर ये आएगा, है कि नहीं, क्योंकि ए बहुत कम है और आर का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। तो कोई बोलेगा कि इस आर को भी, ये भी तो आर ज़्यादा है और ये कम है, इसको भी आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, इस टर्म को भी। तो इसको नेग्लेक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आर स्क्वायर है, राइट। तो स्मॉल टर्म का स्क्वायर और ज़्यादा छोटा हो जाता है, जैसे 1/10 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/100 हो गया ना, तो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर हो गया, तो स्क्वायर वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, तो ये दोनों को रहने दिए। तो R स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस 2A cos थीटा बाई R। सिमिलरली R2 निकालेंगे तो R2 स्क्वायर आएगा, R स्क्वायर 1 प्लस 2AR cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ था, राइट। तो ये दोनों समझ में आ गया, R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर, ये दोनों समझ गए। अब उसके बाद यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, उसके बाइनोमियल एक्सप्रेशन अप्रोक्सीमेशन में जो पावर रहता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे ये R1 था, ये वाला टर्म क्या था, R1 यहाँ पे था और स्क्वायर भी था, है कि नहीं, तो उधर ले जाकर रूट ऐसे कर देंगे, तो R1 स्क्वायर क्या आएगा, रूट R2 स्क्वायर का खाली R बचेगा, ये स्क्वायर था तो उसका रूट खत्म हो गया, लेकिन 1 माइनस 2A cos थीटा बाई R, इसका तो रूट रहेगा ना, और रूट को क्या लिखते हैं 1/2। फिर ये 1/R1 निकाला है, क्यों ऐसा कर रहा है ये, क्योंकि आंसर में मुझे खाली R1 थोड़े पुट करना है, 1/R1 पुट करना है ना ऊपर चल के। तो 1/R1 निकालने के लिए इसने इस टर्म का रेसिप्रोकल किया, पहले उधर रूट लगा लिए ले जाके, स्क्वायर जो था उधर रूट हो गया, है ना। तो 1/R1 का वैल्यू क्या आएगा, रूट, ये स्क्वायर था तो इसका रूट से सिर्फ R बचा, और इसका पावर 1/2 माइनस 1/2, माइनस क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकल कर लिए हैं दोनों साइड में, इधर भी तो खाली R था तो हम 1/R कर लिए, तो इधर भी रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर 1/2 का क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा पावर। जैसे 1/x का पावर 1/2 है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x का पावर माइनस हो जाएगा ना, ऐसे माइनस 1/2 ऊपर लाएंगे तो, राइट। फिर से बताते हैं इसको, देखिए क्या ये कर रहा है। सबसे पहले तो यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया था, R1 स्क्वायर आया था, R स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 2A cos थीटा बाई R, इतना समझ में आया था। अभी उसको उसने रूट लगा दिया उधर, तो R1 का क्या वैल्यू आएगा, रूट लगाएंगे उधर ले जाके तो R बचेगा, स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 1 माइनस 2A cos थीटा बाई R तो रहेगा ना एज इट इज, और इसका पावर 1/2 हो गया क्योंकि ये स्क्वायर उधर जाके रूट हुआ। फिर दोनों का उल्टा किए, 1 कर लिए, तो 1/R1 क्या आएगा, ये 1/R आएगा, और ये भी तो 1 ऐसा हो जाएगा, 1 माइनस 2A cos थीटा बाई R ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं, और इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2, जो भी पावर था वो तो लगाना पड़ेगा। फिर इसको ऊपर लेके आए न्यूमरेटर में, तो 1/R बराबर आएगा R1 बराबर 1/R, ऐसे ही रहने दिए, और इसको न्यूमरेटर में लेके आए, तो जो प्लस हाफ था ऊपर आके क्या होता है माइनस हाफ, तो 1 माइनस 2A cos थीटा बाई R का पावर माइनस हाफ, और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो ये यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/R1 आएगा 1/R ब्रैकेट में 1 माइनस माइनस प्लस, माइनस हाफ था और माइनस पहले से भी है, तो प्लस 1/2 इंटू 2A cos थीटा बाई R, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आएगा 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1 प्लस A cos थीटा बाई R, इतना आया, राइट। तो देखिए क्या वही इसने लिखा है 1/R 1 प्लस, ये सेम लिखा है कि नहीं, A/R cos थीटा, वैसे ही R2 के लिए करेंगे तो माइनस आएगा यहाँ पे, 1/R 1 माइनस A/R cos थीटा, क्योंकि R2 जब निकाले थे, R2 का वैल्यू R1 के वैल्यू में माइनस था, तो सॉल्व करते करते प्लस आ गया, तो R2 के वैल्यू में प्लस है, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते लगाते क्या आ जाएगा माइनस, जैसे अभी सिखाए उधर, तो 1/R1 भी मिल गया, 1/R2 भी मिल गया है। अब चलिए पुट कर देते हैं पोटेंशियल के इक्वेशन में। पोटेंशियल का इक्वेशन हमारा था, कहाँ गया पोटेंशियल का इक्वेशन, ये
ये था, है ना, 1/4πε0 Q/R1। तो दोनों में Q सेम था तो Q बाहर ले लिए, तो Q/4πε0 बाहर ले लिए, तो 1/R1 माइनस 1/R2। अब R1 के जगह पर 1/R1 के जगह पर ये रख देना है और 1/R2 के जगह पर ये रख देना है, राइट। क्या रखना है, 1/R1 की जगह पर 1/R1 प्लस A/R cos थीटा। तो देखिए 1/4πε0 और Q ये बाहर आ गया था, और 1/R1 की जगह पर हमको लिखना है 1/R ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस A/R cos थीटा, और बीच में ये क्या लिखना है, माइनस R2। 1/R1 माइनस 1/R2 लिखना है, तो 1/R2 का वैल्यू है 1/R ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस A/R cos थीटा, है कि नहीं। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरा टर्म को, 1/R कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी, तो Q/4πε0 R ये कॉमन ले लिए, Q/4πε0 R, तो ब्रैकेट इसमें बचा 1 माइनस A/R cos थीटा, है कि नहीं, और माइनस इसमें 1/R आ गया है कॉमन, तो ये आ जाएगा -1 प्लस, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा तो -1, और उसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा A/R cos थीटा। माइनस से प्लस को कैंसिल कर दिया यहाँ, तो कितना आंसर आया, देखिए A/R ये प्लस था, है ना, ये वाला क्या है, प्लस है, तो A/R cos थीटा एक बार दो बार आ गया, तो Q/4πε0 R एंड 2 टाइम्स A cos थीटा बाई R। देखिए A cos थीटा एक बार और A cos थीटा, तो Q इंटू 2A जो है उसको P लिखते हैं, डाइपोल मोमेंट, चार्ज और डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो और 1/4πε0 को K भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया 1/4πε0 K, और Q इंटू 2A का वैल्यू आ गया P, और cos थीटा, और नीचे क्या हो गया R। तो पोटेंशियल किसी भी जनरल पॉइंट पे होता है KP cos थीटा बाई R स्क्वायर, क्योंकि ये एक R और ये दूसरा R, तो R स्क्वायर, KP cos थीटा बाई R स्क्वायर हो गया फाइनल रिजल्ट। यहाँ तो इसने लिखा है 1/4πε0 P cos थीटा बाई R स्क्वायर। फिर अगले स्टेप में ये लिखा है ना P cos थीटा को आप लिख सकते हैं P डॉट आर कैप। ये क्या लिखा है इसने, P डॉट आर कैप। अगर ये हमारा डाइपोल था, ये स्ट्रेट ऐसे डाइपोल था, तो डाइपोल मोमेंट ऐसे था, तो P डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन है, और हमको यहाँ पे निकालना है, इससे थीटा एंगल पे इधर निकालना था। तो डाइपोल मोमेंट का प्रोजेक्शन करेंगे इसकी तरफ, तो क्या आएगा, P cos थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ P अलॉन्ग R करने पे क्या आएगा, P cos थीटा, राइट। तो P और R का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, PR cos थीटा आ जाएगा, राइट। तो इस चीज़ को क्या हम लोग बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ P अलॉन्ग R, है कि नहीं। P cos थीटा खाली लिखेंगे इसमें, P डॉट R बराबर होता है PR cos थीटा, तो P cos थीटा क्या हो जाएगा, P डॉट R वेक्टर डिवाइड बाई उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वाला R क्या है, उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड में डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर मिल जाता है, तो P वेक्टर और उसका यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट से क्या मिल जाता है, P cos थीटा। तो जहाँ भी P cos थीटा दिखेगा उसको आप क्या लिख सकते हैं, P वेक्टर डॉट R कैप, P वेक्टर डॉट R कैप। तो इसीलिए P cos थीटा को इसने लिख दिया है P डॉट R कैप, राइट। तो वो जो फॉर्मूला था वो हो गया 1/4πε0 P डॉट R कैप बाई R स्क्वायर, ठीक है। 1/4πε0 P वेक्टर डॉट R कैप लिखना है डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, या पूरा मैग्नीट्यूड वाइज लिखना है तो 1/4πε0 P और cos थीटा बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड वाइज ये लिखना है और वेक्टर फॉर्म में ये लिखना है, ठीक है। अगर एक्सियल लाइन पे पूछेगा तो थीटा 0 रख देंगे, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो खाली 1/4πε0 P बाई R स्क्वायर होगा, 1/4πε0 P बाई R स्क्वायर हो जाएगा। और इक्वेटोरियल पे पूछेगा तो थीटा 90 रख देंगे, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है, क्योंकि इक्वेटोरियल पे cos थीटा में थीटा का वैल्यू 90 हो जाता है और cos 90 क्या हो जाता है, 0। एक्सियल इक्वेटोरियल क्या होगा इस फिगर के अकॉर्डिंग, इस फिगर में एक्सियल और इक्वेटोरियल होगा, ये माइनस प्लस को ज्वाइन करने वाला लाइन है, तो इस लाइन के अलॉन्ग इधर कहीं भी निकालेंगे पोटेंशियल, इसको बोला जाएगा एक्सियल पॉइंट।
और इसके परपेंडिकुलर इस लाइन के अलॉन्ग कहीं भी निकालेंगे पोटेंशियल तो इसको क्या बोला जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन। और हम डिराइव किसका किए हैं, किसी जनरल लाइन के अलॉन्ग जो कि डाइपोल से थीटा एंगल बना रहा था। तो जनरल लाइन का निकाल के थीटा जीरो कर देंगे तो कौन सा लाइन बन जाएगा, एक्सियल। और इस थीटा का वैल्यू बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा तो कौन सा लाइन का पोटेंशियल दे देगा, इक्वेटोरियल का लाइन का दे देगा पोटेंशियल। तो बोर्ड एग्जाम में ये डेरिवेशन आएगा, है ना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पोजीशन।